हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी बुक का चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस चैप्टर के ऑलरेडी एक क्लास हो चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो पहले क्लास को अटेंड नहीं किया है, पहले उस क्लास को अटेंड कर लेंगे, उसमें बताई गई चीज़ों को समझ लेंगे, तभी जाकर आगे के लेक्चर को अटेंड करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा रोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था मानव स्वास्थ्य के ऊपर। पिछले क्लास में हम लोगों का जो डिस्कशन चला था वो मानव स्वास्थ्य के ऊपर चला था। इस बार जो डिस्कशन चलेगा वो चलेगा मानव रोग के ऊपर। क्लियर है? तो पिछले क्लास में हम लोग जो है मानव स्वास्थ्य क्या होता है हमने इसके बारे में स्टडी किया था। मानव स्वास्थ्य के लाभ क्या होते हैं इसके बारे में हमने समझा था। मानव स्वास्थ्य अगर बेहतर हो तब क्या मनुष्य को लाभ होने हैं, मानव स्वास्थ्य का क्या लाभ है, ये सारे एस्पेक्ट पे हमने पिछले क्लास में चर्चा करी थी। ठीक है, अब इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये मानव रोग क्या होता है। ठीक है, ये डिजीज का क्या मतलब होता है। तो देखो बच्चों, आप लोग बकायदा क्वेश्चन बना लोगे। जब भी आप नोट बनाना शुरू करो तो आप बकायदा क्वेश्चन बना लोगे और लिख लोगे कि रोग किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज डिसीज, रोग किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये रोग क्या है, तो हमने ये समझा था पहले के लेक्चर में कि सर जी मानव स्वास्थ्य का जो एक्चुअल डेफिनेशन होता है वहां पर आता है कि यदि मनुष्य का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सभी स्थिति जो है पूरी तरीके से सामान्य है तो वह मनुष्य क्या होगा, स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर रोग का क्या मतलब है, तो अगर शरीर को क्रिया करने में परेशानी आ रही है, शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना, बुद्धि सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, व्यक्ति जो है राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने में असक्षम है, ठीक है, उनके शरीर के किसी हिस्से में दर्द हो रहा है, उनको फीवर है, वो कोई काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वह व्यक्ति जो है किसी न किसी रोग से ग्रसित है, मतलब उसको रोग हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा डेफिनेशन कि शरीर के, जो मनुष्य का शरीर है, शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी भी प्रकार की यदि कमी आ जाती है, ठीक है, अगर शरीर अच्छी तरीके से काम करने में दिक्कत उत्पन्न कर रही है, शरीर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, हमारी बुद्धि, हमारे सोच सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर में किसी जगह पर पेन हो रहा है, कहीं दर्द महसूस हो रहा है, हमको फीवर है, हमको खांसी हो रहा है, तो obvious सी बात है कि कहीं ना कहीं हमको कोई ना कोई रोग हो चुका है। ठीक है, तो शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना जो है रोग कहलाता है। रोग को इंग्लिश में जनरली हम लोग डिजीज कह लेते हैं। और वह व्यक्ति जो रोग से ग्रसित होता है, वह व्यक्ति जो रोग से ग्रसित होता है उसको रोगी कहते हैं या फिर पेशेंट कहते हैं। ये चीजें आपको पता है। ठीक है, अब ये जो रोग है इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। रोग को कुछ लोग बीमारी भी कह लेते हैं, रोग को रुग्णता भी कहा जाता है, रोग को व्याधि भी कहा जाता है और रोग को विकार भी कहा जाता है। ठीक है, तो हिंदी में हम रोग को अलग अलग टर्म्स से डिनोट कर सकते हैं। रोग को हम लोग बीमारी भी कह लेंगे, रुग्णता भी कह सकते हैं, व्याधि भी कह सकते हैं और विकार भी कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में बात करें तो रोग का जो इंग्लिश होता है वो डिजीज है, और डिजीज को आप मॉर्बिडिटी भी कह सकते हो, एबनॉर्मेलिटी भी कह सकते हो और डिसऑर्डर भी कह सकते हो। क्लियर है? तो आप देखिए यहाँ इमेज में दिखाया जा रहा है कि सर जी ये बच्चा जो है इसके सर्द में शरीर में जो है ना, इसके सिर में जो है काफी तेज दर्द हो रहा है और इसको बुखार भी है, इसका शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, मतलब ये इसको रोग हो चुका है, ये रोगी है। ठीक है, भूख नहीं लग रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये कोई एक रोग का लक्षण है।
ये रोगी है, भूख ना लगना, ठीक है? व्यक्ति जो है खाँस रहा है, छींक रहा है, तो कहीं न कहीं इसका शरीर सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। शरीर के क्रिया में कहीं न कहीं बाधा पहुँच रही है। मतलब ये रोगी है, सर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रखा है, नाक जाम हो चुका है, वॉमिटिंग हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि शरीर को काम करने में दिक्कतें आ रही है, यानी कि शरीर पूरी तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है, मतलब इसको रोग हो चुका है। और वैसा व्यक्ति जिसको रोग हो चुका है उसको हम रोगी कहते हैं। ये देखिए, ये व्यक्ति जो है काफ़ी डिप्रेस्ड बैठा हुआ है, काफ़ी परेशान बैठा हुआ है। और परेशान क्यों बैठा हुआ है? क्यों? क्योंकि ये किसी न किसी समस्या में फँसा होगा और हो सकता है उसका ये समाधान निकालने में सक्षम नहीं है। तो कहीं न कहीं इसे भी एक रोग की गिनती में लाते हैं वो लोग, ठीक है? वह लोग जो अपनी समस्याओं का समाधान सही समय पर सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं, तो आप कह सकते हो कि उनकी जो मनोस्थिति है, उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही नहीं है। कहीं न कहीं उनका मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, वो डिप्रेस्ड है, वो व्यक्ति परेशान है, तो वैसे वैसे लोगों को भी हम रोगी ही कहते हैं, ठीक है ना? वैसे लोगों को भी रोगी ही कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति है, उसका हर रोज़ किसी न किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जा रहा है, मतलब ये मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। वो अपने घर में किसी सदस्य से झगड़ा कर ले रहा है, अपने बाल-बच्चे को वो डाँट रहा है, अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा है, तो आप समझ लो ये किसी न किसी समस्या में ज़रूर है। इनका मस्तिष्क, जो कि शरीर का हिस्सा है, वो पूर्ण रूपेण सही तरीके से स्वस्थ तरीके से काम करने में सक्षम नहीं है, इसको रोग है, यह व्यक्ति रोगी है, इसीलिए ऐसी हरकतें कर रहा है, ठीक है? अगर कोई व्यक्ति गार्डन में खेल रहा है और अचानक से क्या हो जाए, उनको चोट लग जाए, तो चोट लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कोई अंग में इंजरी होगी और इंजरी होती है और उस इंजरी के कारण उस उस घाव के कारण अगर व्यक्ति का कोई अंग सही से काम नहीं कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पर बच्चे को जो है ना पैर में काफ़ी ज़बरदस्त चोट लगा है और ये बच्चा अचानक से गिर गया है, ठीक है? तो क्या ये खड़ा होकर ये सही तरीके से चल पाएगा? क्या इनके पैर जो है सही तरीके से काम करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब इनके शरीर में क्या हो गया है कि पैर जो है काम करने में कहीं न कहीं पैर को सही तरीके से काम करने में अब डिस्टर्बेंस होगी, तो हम इसको भी रोग के गिनती में लाएँगे और इस व्यक्ति को भी हम लोग क्या कहेंगे? रोगी कहेंगे, ठीक है? यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, यदि किसी व्यक्ति का सामाजिक स्थिति नहीं है, अच्छी नहीं है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग रोगी कहते हैं, क्लियर है? तो आई थिंक ये रोग जो शब्द है इसका मतलब समझ में आ गया होगा। हमने डेफिनेशन लिखा कि शरीर के पूर्ण रूपेण कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना रोग कहलाता है। वह व्यक्ति जो रोग से ग्रसित होता है उसको रोगी कहते हैं या पेशेंट कहते हैं। रोग को बीमारी शब्द से भी डिनोट करते हैं, रुग्णता भी कह लेते हैं, व्याधि भी कह लेते हैं और इसको विकार भी कह लेते हैं, ठीक है? इंग्लिश में डिजीज़ को मॉर्बी मॉर्बिडिटी भी कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी भी कहते हैं और इसको डिसऑर्डर भी कहा जाता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर रोग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को यहाँ पर दिया गया है। क्या दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति रोग का अध्ययन कर रहा है, तो आप इस चैप्टर में बेसिकली रोग का अध्ययन ही करोगे, ठीक है? तो रोग का अध्ययन करना जो है, रोग अध्ययन या फिर पैथोलॉजी कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, पैथोलॉजी का मतलब होता है रोग विज्ञान, ठीक है? रोगों का अध्ययन रोग विज्ञान कहलाता है या पैथोलॉजी कहलाता है और वह व्यक्ति जो रोगों पर अध्ययन करता है उसको पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। तो अगर आप रोग का अध्ययन कर रहे हो तो आप पैथोलॉजी पढ़ रहे हो और अगर आप रोग पे अध्ययन करने वाले व्यक्ति हो तो हम आपको क्या कहेंगे? पैथोलॉजिस्ट कहेंगे। तो वैसा कोई भी व्यक्ति जो रोग पर अध्ययन करता है उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। रोगों का पता लगाने वाला व्यक्ति पैथोलॉजिस्ट कहलाता है। जस्ट लाइक हम जब बीमार होते हैं तो हमारे डॉक्टर क्या करते हैं? टेस्ट लिखते हैं, ठीक है? तो वह व्यक्ति जो सैंपल लेता है, ठीक है? टेस्ट जब भी लिखते हैं तो जनरली डॉक्टर जो है ब्लड टेस्ट लिख देते हैं, ठीक है? यूरिन टेस्ट लिख दिया जाता है, ठीक है? स्टूल टेस्ट लिख दिया जाता है।
तो इन टेस्ट के लिए जो डॉक्टर हमसे सैंपल लेता है, ये सब सैंपल है, ठीक है, ये रोगी व्यक्ति से सैंपल लिया जाता है और इस सैंपल में चेक किया जाता है कि वह व्यक्ति किसी रोग से ग्रसित तो नहीं है, ठीक है। तो वो कौन से व्यक्ति कहलाएगा, उस सैंपल के द्वारा रोगों की पहचान कर रहा है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, पैथोलॉजिस्ट कहेंगे, ठीक है ना। तो आपके क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे जो है ना क्लिनिक आपको देखने को मिलेंगे, क्लिनिक तो नहीं कह सकते, बहुत सारे ऐसे जो है ना दुकान देखने को मिलेंगे जहाँ पर लिखा होगा निदान केंद्र, ठीक है ना, डायग्नोस्टिक सेंटर, या फिर जहाँ पर जांच घर लिखा होगा, ठीक है। तो जांच घर में जो मेन डॉक्टर बैठे होते हैं ना, वो पैथोलॉजिस्ट ही होते हैं, जो आपके सैंपल को लेने के बाद सैंपल में स्टडी करते हैं और रोगों का पता लगा के बताते हैं कि आपके बॉडी के अंदर कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस है, या फिर यूरिन में क्या गड़बड़ी है, ब्लड में क्या गड़बड़ी है, एंटीबॉडी है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का पता लगाकर एग्जैक्ट रोग के बारे में बताने का काम कौन करता है, पैथोलॉजिस्ट करता है। ये चीज़ें आपके ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो होगा, अब कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो रोगों पे अध्ययन करना शुरू किया होगा, हाँ या ना, कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसा होगा जो रोगों पे अध्ययन करना क्या किया होगा, शुरू किया होगा, ठीक है। तो अगर आपसे कहा अगर आपसे कहते हैं कोई व्यक्ति कि जो रोग विज्ञान है इसके जनक कौन है, ठीक है, तो रडोल्फ विर्चो को माना जाता है रोग विज्ञान के जनक माना जाता है, ठीक है। तो ऐसे तो रडोल्फ विर्चो को हम लोग आधुनिक रोग विज्ञान के जनक कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहते हैं हम रडोल्फ वर्चो को, ठीक है। और इनका बायोलॉजी के अंदर बहुत सारा योगदान है, इन्होंने ही सेल थ्योरी दिया था, मॉडर्न सेल थ्योरी, और इन्होंने बताया था कि नई कोशिका का जन्म हमेशा पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी बताने का क्रेडिट इनको जाता है, रडोल्फ विर्चो को ध्यान रखना है। फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी किसको कहेंगे, तो रडोल्फ विर्चो को कहेंगे, ठीक है ना। अब जब बीमारी का पता लगा है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब दवाई भी ढूंढा जाएगा जिससे उस बीमारी को क्या किया जाए, ठीक किया जाए। तो हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति हैं, ध्यान रखना है आपको ये चीज है, हिप्पोक्रेट्स नाम के व्यक्ति हैं जिनको औषधियों के जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिप्पोक्रेट्स वह व्यक्ति थे जो दवाइयों की सहायता से रोगों का इलाज किया करते थे, इसीलिए औषधियों के जनक जो है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। अब देखिए जरा सा यहाँ पर हमारे जो दवाइयाँ होती है ना, आप जानते हो कि वो यूनानी दवा भी होते हैं, वो जो है आपका होम्योपैथिक दवा भी होते हैं, आयुर्वेदिक दवा भी होते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो यूनानी दवा की अगर हम बात करते हैं ना, इंग्लिश मेडिसिन की, तो उनके जो फादर है वो कहीं ना कहीं हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। लेकिन अगर बात किया जाए भारतीय दवा जो कि हमारा आयुर्वेदिक दवा है, ठीक है, तो भारतीय दवा जो है यानी इंडियन जो मेडिसिन है जिसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन है, यानी कि आयुर्वेद के जनक कौन है, आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा बीमारियों का इलाज करना प्रारंभ किसने किया था, तो वो है आचार्य चरक। यहाँ पर पिक्चर उनका दिया हुआ है, ये है आचार्य चरक, और इन्होंने ही दवाइयों के माध्यम से आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से बीमारियों का इलाज करना क्या किए थे, शुरू किए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है, एकदम दिमाग में रखनी है। फादर ऑफ मेडिसिन कौन है, तो हिप्पोक्रेट्स है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कौन होंगे, तो आचार्य चरक कहलाएंगे, ठीक है। अब वह व्यक्ति जो शिक्षित होता है, ठीक है, प्रशिक्षित होता है, अनुभवी होता है और किसी भी बीमारी का निदान और उपचार करने की नॉलेज रखता है, ज्ञान रखता है, तो वैसे व्यक्ति को हम लोग चिकित्सक कह लेते हैं, या फिर वैसे व्यक्ति को डॉक्टर कहते हैं, वैसे व्यक्ति को हम लोग फिजिशियन कह लेते हैं या फिर डॉक्टर कहते हैं। तो ध्यान रखना है, वह व्यक्ति जो रोगों का इलाज करता है, ठीक है, तो वह व्यक्ति जो रोगों का इलाज करता है वैसे व्यक्ति को हम लोग डॉक्टर कहते हैं या फिर फिजिशियन कहते हैं, ठीक है। वैसे व्यक्ति को हम चिकित्सक कह सकते हैं या फिर डॉक्टर कह सकते हैं। अब ये जो सुश्रुत जो है वो भी भारत के ही है, और आपको पता होना चाहिए कि जो
ऑपरेशन, ऑपरेशन समझते हैं ना, सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के द्वारा जो बीमारियों का इलाज करने का जो प्रचलन की शुरुआत हुई थी वो भारत में हुआ था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक सर्जरी जो टेक्नोलॉजी है इसका विकास भी भारत में हुआ था, और विकास करने वाले जो व्यक्ति है वो है सुश्रुत। इनका बुक है सुश्रुता संहिता, उसके अंदर इन्होंने काफी अच्छे से अपने विचारों को प्रकट किया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि शल्य चिकित्सा यानी कि जो सर्जरी है इसके जनक कौन है, फादर ऑफ सर्जरी कौन है, तो सुश्रुत है। और यही क्या किए थे कि प्लास्टिक सर्जरी जैसे टेक्नोलॉजी का विकास किए थे, और ऑपरेशन करके, सर्जरी करके ये बीमारियों का इलाज करना शुरू किए थे, ठीक है। तो ये चीजें जो है रोग से संबंधित कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं जो आपके ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पैथोलॉजिस्ट है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, आपके सैंपल को लेकर, आपके सैंपल में, आपके यूरिन में, आपके ब्लड में, आपके स्टूल में पता लगा रहे हैं बीमारियों का कि आप में कौन सी बीमारी होगी, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं इनके रडोल्फ विर्चो हैं, और इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी कहा जाता है। ये जो व्यक्ति आप देख रहे हो ये हिप्पोक्रेट्स हैं, और इन्होंने दवा का प्रचलन शुरू किया था, मेडिसिन के जनक इनको कहा जाता है। और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है ये सुश्रुत है, और इन्होंने ही सर्जरी का शुरुआत किया था। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का शुरुआत कि टेक्नोलॉजी दिया, और ये इंडिया के थे, ठीक है। तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्लास्टिक सर्जरी जैसी जो टेक्निक है ना उनको वो देने का क्रेडिट सुश्रुत को जाता है, और इन्होंने ही क्या किया, शल्य चिकित्सा का शुरुआत किया। तो फादर ऑफ सर्जरी अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है सुश्रुत कहलाते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। अब थोड़ी सी हम एनसीईआरटी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ये थोड़ा सा बैक यानी पुराने जमाने में जाकर कुछ अपनी बातों को रखने का प्रयास किया है। देखिए एनसीईआरटी ने क्या लिखा कि एक लंबे समय तक स्वास्थ्य को शरीर और मन, ध्यान रखना है यहाँ पर, शरीर और मन की ऐसी स्थिति माना गया जिसमें देह के कुछ तरलों, जिसको ह्यूमर्स कहते हैं, देह देह यानी बॉडी के कुछ तरलों का संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो शुरुआत में ऐसा माना जाता था, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति का जो है ना मानसिक स्थिति बिगड़ती है, ठीक है, उनकी मनोदशा बिगड़ती है, तो मन का प्रभाव जो है उसके शरीर पर पड़ता है। और इनका शरीर जो है ना वो तीन तरह के द्रव, शरीर में तीन तरह का द्रव होता है। एक तो वात कहलाता है, दूसरे को पित्त कहते हैं, और तीसरे को कफ कहते हैं। ये पहले का अवधारणा है, ठीक है। वात, पित्त और कफ। वात यानी ब्लड, पित्त यानी बाइल, और कफ यानी कफ, जो खांसने वक्त बलगम कह सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसा माना जाता था कि अगर मन की स्थिति जो है खराब है तो उसका प्रभाव जो है शरीर पे पड़ता है, और शरीर में क्या होता है कि वात, पित्त और कफ का जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। यानी कि शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन अगर अच्छा है तो उस व्यक्ति का शरीर भी अच्छा रहेगा और मन भी क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो प्राचीन यूनानवासी, ठीक है, यूनानी दवा का खोज जो है किसने किया था, तो हमने बताया ना हिप्पोक्रेट्स ने। जैसे हिप्पोक्रेट्स और आयुर्वेदिक तंत्र भी यही दावा करते थे, यानी हमारा जो इंडियन मेडिसिन जो सिस्टम था वो भी यही कहता था कि शरीर के अंदर जो है ब्लड होते हैं, बाइल होते हैं, कफ होते हैं, यानी कि वात, पित्त और कफ का बैलेंस अगर बिगड़ता है तब जाकर मनुष्य जो है बीमार होता है। ऐसा बहुत दिनों तक ऐसा माना जा रहा था कि वह व्यक्ति जिसके पास काले पित्त होते हैं उनका शरीर जो है ना गर्म होता है, वह गर्म व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, हर बात पे वो गुस्सा करते हैं और उनको बुखार होता है, ठीक है। तो ऐसा ये अवधारणा कई सालों तक, कई वर्षों तक लोगों के बीच में घूमता रहा कि जो व्यक्ति बार बार गुस्सा कर रहा है ना, छोटी सी बात पे भी वो उदग्र हो जा रहा है, या जो व्यक्ति गर्म मिजाज का है, वैसे व्यक्तियों के पास क्या होता है, पित्त जो है वो काले होते हैं, काले पित्त पाए जाते हैं वैसे व्यक्तियों के पास, ठीक है। इसी तरीके से हुआ एक्चुअली में क्या कि विलियम हार्वे, ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। विलियम हार्वे नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने हमारे बॉडी में क्या किया, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया। ये क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं कि रक्त परिसंचरण तंत्र यानी हमारे शरीर में जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसको खोजने का क्रेडिट किसे जाता है, ठीक है। तो इसको खोजने का क्रेडिट जो है
वो विलियम हार्वे को जाता है। विलियम हार्वे ने हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज किया। इन्होंने बताया कि हमारे शरीर में रक्त जो है एक जगह से दूसरे जगह घूमते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं जो है रोग के उत्पन्न होने में इसका ज़रूर योगदान होता है, ठीक है? तो इन्होंने बोला कि देखिए, विलियम हार्वे ने क्या किया, थर्मामीटर का विकास किया, ठीक है? इन्होंने थर्मामीटर से अ, उन व्यक्तियों के बॉडी के टेम्परेचर को मापा, उन व्यक्तियों के बॉडी के टेम्परेचर को मापा जिन जो गर्म मिजाज के हुआ करते थे या जो गर्म व्यक्तित्व के हुआ करते थे। तो जो व्यक्ति शांत मिजाज का है और जो व्यक्ति गर्म मिजाज का है, दोनों में क्या किया गया, टेम्परेचर का यूज करके जब तापमान मापा गया तो पता चला कि दोनों का जो बॉडी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है वो तो समान होता है। यानी कि ये जो गुड ह्यूमर्स वाला जो जो अवधारणा है ना, ये बिल्कुल गलत है। लोगों के दिमाग में ये जो घूम रहा है काला पित्त, पीला पित्त जैसा कोई चीज़ होता है, ये बिल्कुल भी क्या है, गलत है। तो इन्होंने क्या किया कि विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की और थर्मामीटर का प्रयोग करके काले तथा पीले पित्त वाले दोनों प्रकार के व्यक्ति के शरीर के तापमान को समान बताया। जब दोनों पित्त वाले शरीर को मापा गया, ठीक है? यानी जो शांत मिजाज के व्यक्ति होते थे, जो गर्म मिजाज के व्यक्ति थे, दोनों के शरीर को थर्मामीटर से नापा गया और पता चला कि दोनों के शरीर का तापमान क्या होता है, समान होता है। यानी कि ये जो अच्छे तरल गुड ह्यूमर्स, ये जो लोगों के बीच में अवधारणा है कि वात पित्त और कफ का बैलेंस बना रहने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ये अवधारणा बिल्कुल क्या है, गलत है। इन्होंने ये गलत साबित कर दिया। कुछ समय के बाद बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े और उन्होंने अंतिम निष्कर्ष निकाला कि सर जी, जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है यानी हमारा जो मस्तिष्क है, ठीक है, और हमारे शरीर में जो अंतःस्रावी ग्रंथियां मौजूद है, अगर ये सही तरीके से काम करते रहेंगे तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर हमारा तंत्रिका तंत्र सही से काम नहीं करता है यानी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है, हमारे शरीर में उपस्थित जो ग्रंथियां हैं वो सही से काम नहीं करता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे प्रतिरक्षा तंत्र पे पड़ता है और हम बीमार रहने शुरू कर देते हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए बाकायदा एक सिस्टम है, बाकायदा एक तंत्र है जिसको हम लोग प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। आगे हम प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो तंत्रिका तंत्र यानी न्यूरल सिस्टम यानी हमारा जो ब्रेन है और हमारे बॉडी में जो अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये दोनों अगर समन्वय से काम कर रहे हैं तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों का समन्वय बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं हमारा प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। और हमारा प्रतिरक्षा तंत्र का काम ही होता है हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, और अगर प्रतिरक्षा तंत्र बिगड़ेगा तो हमारे स्वस्थ स्वास्थ्य क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं मन मानसिक अवस्था हमारे स्वास्थ्य पर क्या करते हैं, असर डालते हैं, ठीक है? हम जो सोचते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है, ये सबका असर हमारे शरीर पे पड़ता है। और अगर हम मन से दुखी हैं, ठीक है, हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य को क्या कर देता है, बिगाड़ देता है, ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य पे बुरा असर डालता है। तो ये था आपका एनसीईआरटी का कुछ कंटेंट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सर जी, हमारे स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है, ठीक है? अब ये फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं कि वास्तविक में हमारा जो स्वास्थ्य है इसको प्रभावित कौन करता है, ठीक है? तो हमारा जो स्वास्थ्य प्रभावित होता है वो वह मुख्य तीन कारणों से प्रभावित होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमारे जो स्वास्थ्य है वो तीन कारणों से प्रभावित होता है। पहला है आनुवंशिक विकार, ठीक है? आनुवंशिक विकार का मतलब क्या होता है? आनुवंशिक शब्द हमेशा और हमेशा डीएनए से रिलेटेड होता है, क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है, जीन से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो मनुष्यों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है ना जो जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है, गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। तो अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, उसके जीन में गड़बड़ी है,
उसके डीएनए में गड़बड़ी है, उसके गुणसूत्र में गड़बड़ी है, तो कहीं न कहीं वह गड़बड़ जीन जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, ठीक है? हम आगे आनुवंशिक विकार के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अगर किसी रोगजनक का संक्रमण हो जाता है। रोगजनक का मतलब क्या होता है? रोग को उत्पन्न करने वाले जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसको रोगजनक कहा जाता है, ठीक है? तो वह सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर को बीमार करते हैं, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद रोग उत्पन्न करते हैं, उसको हम लोग रोगजनक कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? रोगजनक कहते हैं या फिर पैथोजन कहते हैं। रोगजनक कहते हैं या फिर क्या कहते हैं? पैथोजन कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि पैथोजन क्या है, ठीक है? तो हमारे शरीर के अंदर रोगाणु प्रवेश कर जाए, ठीक है? जस्ट लाइक कोई विषाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, कोई जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, ठीक है? कोई जो है कृमि, कोई कीड़ा जो है हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए, कोई कवक जो है उसका संक्रमण हो जाए, तो जो है हमारा जो शरीर है उसका काम करना जो है ना, वो जो सही तरीके से काम कर रहा है वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो संक्रमण दूसरा कारण हो सकता है रोग के उत्पन्न होने का, यानी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ने का। और तीसरा जो है हमारी जीवन शैली। आज का जो मॉडर्न ज़माना है, यहाँ पर लोग जो है वो भौतिकवादी हो चुके हैं। लोग जो है वो वर्चुअल दुनिया में चले गए हैं। लोग सुबह से शाम तक पूरा का पूरा मेहनत जो है ना उन चीज़ों को पाने में कर रहे हैं जो उनके साथ कभी जाना ही नहीं है। क्लियर है? तो आजकल हमारा जो जीवन शैली है वो काफ़ी बिगड़ चुका है, ठीक है? लंबे समय तक भूखे रहते हैं, लंबे समय तक बिना खाए काम करते हैं, बिना लंबे समय तक खाए पढ़ाई में जी जान लगाकर लगे रहते हैं, ठीक है? इसके अलावा हम लोगों का जो भोजन का तरीका है पहले के मुकाबले में काफ़ी बदल चुका है। हम लोग चाइनीज़ खाना शुरू कर दिए हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे शरीर को, हमारे स्वास्थ्य को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। तो मुख्यतः हमारा जो स्वास्थ्य है वो जो बिगड़ता है उसके पीछे का कारण कौन-कौन सा है? तो आनुवंशिक कारण हो सकता है, संक्रमण हो सकता है या हमारी जीवन शैली हो सकती है। क्लियर है इतनी चीज़ें? चलते हैं आगे। अब देखते हैं कि मानव में जो रोग उत्पन्न होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। रोग समझ में आ गई कि जैसे यदि हमारे शरीर को सही से काम करने में दिक्कत आ रही है तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? रोग कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जरा सा बुआ क्वेश्चन आपके सामने है कि मानव में जो होने वाले रोग हैं, ठीक है, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, इसको आपको वर्णन करना है। तो ये बोर्ड्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स में भी कभी कभी और कभी कभी 5 मार्क्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, तो उस अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर डील करनी है। तो मानव में होने वाले जो रोग हैं उसके प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखना है। मानव में होने वाला जो रोग है वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो वैसा रोग जो जन्म से होता है, ठीक है, डीएनए में गड़बड़ी के कारण, गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण, आनुवंशिक पदार्थ में गड़बड़ी के कारण अगर कोई बीमारी है किसी व्यक्ति में, किसी बच्चे में, तो वैसे बीमारियों को हम लोग आनुवंशिक रोग कहते हैं या जन्मजात रोग कहते हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी आनुवंशिक रोग होते हैं वह मनुष्य में बचपन से ही देखने को मिलते हैं, जन्म से ही देखने को मिलते हैं। इसलिए आनुवंशिक रोगों को हम लोग जन्मजात रोग भी कहते हैं। आनुवंशिक रोग यानी जेनेटिक डिजीज, जन्मजात रोग यानी कॉन्जेनाइटल डिजीज, ठीक है ना। और वह रोग जो जब हमने जन्म लिया था तो उस वक्त हमारा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ था, हमको कोई रोग नहीं था। लेकिन जब हम पैदा हुए और हम इस वातावरण में अपना जब जीवन यापन कर रहे हैं तो उस दौरान कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर गया, कोई सॉरी, कोई वायरस हमारे बॉडी के अंदर चला गया, ठीक है, हमें चोट लग गई, ठीक है, हमने सही से खाना नहीं खाया, हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो गई, मिनरल्स की कमी हो गई, तो उससे अगर हमारा शरीर को काम करने में परेशानी आ रही है तो उस प्रकार के रोग को हम लोग उपार्जित रोग कहेंगे। वैसा रोग जो जन्म से नहीं था, जन्म के बाद उत्पन्न हुए हैं, वैसे रोग को हम लोग उपार्जित रोग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपसे आनुवंशिक रोग और उपार्जित रोग का डेफिनेशन पूछा जा सकता है। तो देखिए, आनुवंशिक रोग किसको कहेंगे? मनुष्यों में पाई जाने वाली वह रोग जो जीन्स यानी जीनों
हमारे पास जो है ना डीएनए जो होता है उसमें बहुत सारे जीन होते हैं, ठीक है। तो जीन्स या गुणसूत्रों में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हुई है और पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, वैसे रोग को आनुवंशिक रोग या फिर जन्मजात रोग कहते हैं, जेनेटिक या फिर कॉन्जेनाइटल डिजीज कहा जाता है। जस्ट लाइक अगर हम आनुवंशिक रोग के कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो वर्णांधता चैप्टर 5 में काफी डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा है। तो वर्णांधता जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। अगर कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति में के आंखों में दिक्कत है, तो वो जो है लाल और हरा के बीच में अंतर को स्पष्ट रूप से समझ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो कहे वो जो है जी वो जो स्पष्टता जो नजर नहीं आ रही है उनकी आंखों से, लाल और हरा के बीच में जो अंतर समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग को वर्णांधता कहते हैं और कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। और हमने पढ़ा है कि जीन में गड़बड़ी के कारण जो है वर्णांधता जैसी स्थिति बच्चे में देखने को मिलती है, व्यक्ति में देखने को मिलती है। हीमोफीलिया, ठीक है। अगर जीन खराब है और हमारे बॉडी के अंदर रक्त को जमाने वाला कोई कारक का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से रक्त हमारा जमता ही नहीं है, तो समझ लीजिए ऐसे जो बीमारी है इसको हीमोफीलिया कहते हैं। सिकल सेल अनीमिया, इसमें जो जो आरबीसी है उसका जो शेप है वो हो जाता है सिकल शेप का, हंसुए के आकार का हो जाता है, तो सिकल सेल अनीमिया अगेन ये जो है जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। डाउन सिंड्रोम जो रोग है ये गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है ना, उसकी आंखें छोटी है, मुंह खुला रहता है, लार टपक रहा है, सर बड़ा है, हाथ में बहुत सारी क्रीचेस देखने को मिल रही है, लकीरें देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा है चैप्टर 5 के अंदर, ठीक है। तो ये डाउन सिंड्रोम। तो यहाँ पर जो वर्णांधता रोग है, हीमोफीलिया रोग है, सिकल सेल अनीमिया रोग है, ये जीन में गड़बड़ी के कारण बीमारी उत्पन्न होती है। इसको हम लोग मेंडेलियन विकार कहते हैं। क्या कहेंगे? मेंडेलियन विकार, ठीक है। तो वैसा आनुवंशिक विकार जो जीन में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न हो, वैसे आनुवंशिक विकार को मेंडेलियन विकार कहते हैं। मेंडेलियन विकार कहा जाता है या फिर इसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे, मेंडेलियन डिसऑर्डर कहेंगे, ठीक है। और ये जो आखिरी वाला जो डिजीज हमने लिया है, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, तो ये जो विकार है ये गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होता है। गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण ये विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो गुणसूत्र में गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होगा तो वैसे आनुवंशिक विकार को, वैसे जन्मजात रोग को हम लोग गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई कि अगर हमारा जन्म हुआ है और हमारे पास जो जीन है उसमें खराबी है, तो उससे भी व्यक्ति में बीमारी देखने को मिलता है, जिसको हम आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग कहेंगे। अब ये उपार्जित रोग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अगर कोई व्यक्ति पैदा हुआ है, कोई बच्चा पैदा हुआ है और जन्म के समय वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, क्लियर है, लेकिन जब वो इस धरती पर जीना शुरू किया तो अपने जीवन काल के दौरान वो किसी विषाणु के संपर्क में आया, किसी जीवाणु के संक्रमण में आया और उनके शरीर को जो है काम करने में दिक्कतें उत्पन्न होने लगी, तो वैसे रोग को हम उपार्जित रोग कहते हैं, ठीक है। तो मनुष्यों में उत्पन्न वह रोग जो मनुष्य के जीवन काल में किसी रोगाणु या पोषक तत्वों, अगर हमने सही से भोजन नहीं खाया है तो हमारे शरीर में क्या हो गया है कि विटामिन की कमी हो गई है, मिनरल्स की कमी हो गई है, तो पोषक तत्वों के कमी के कारण या अन्य किसी कारणों से, जस्ट लाइक एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, किसी कारणों से उत्पन्न होती है, ऐसे रोगों को उपार्जित रोग कहा जाता है, ठीक है। तो वह रोग जो जीवन काल के दौरान लगते हैं, वह परेशानियां, वह व्याधि, वह विकार जो जीवन काल के दौरान उत्पन्न होते हैं, वैसे व्याधि को, वैसे विकार को, वैसे रोग को उपार्जित रोग कहते हैं या एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब ये जो उपार्जित रोग है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ उपार्जित रोग ऐसे होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो, सॉरी, एक पीढ़ी नहीं, वैसा 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 उपार्जित रोग
ठीक है, जो जीवन काल के दौरान उत्पन्न हुआ है और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल रहा है। ठीक है, जैसे कोरोना था, ठीक है, एक व्यक्ति को हुआ और फिर उसके खांसने से, छींकने से फिर दूसरे व्यक्ति में चला गया, फिर तीसरे व्यक्ति में चला गया। ठीक है, तो अगर कोई बीमारी उत्पन्न हुई है और वह बीमारी जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित हो रही है, तो वैसे उपार्जित रोग को संक्रामक रोग कहते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। ठीक है, या फिर वैसा बीमारी जो हुआ, उत्पन्न तो हुआ है, ठीक है, विटामिन की कमी के कारण, मिनरल्स की कमी के कारण या एक्सीडेंट के कारण, ठीक है, तो वह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती नहीं है। तो अगर कोई बीमारी जो है, अगर कोई उपार्जित बीमारी है और वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती है, तो वैसे बीमारियों को असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा उसको हम लोग संक्रामक रोग कहेंगे, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलेगा उसको हम असंक्रामक रोग कहेंगे। अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमने लिख रखा है कि संक्रामक रोग किसे कहेंगे, तो मनुष्यों में रोगाणुओं के द्वारा, अभी हमने टर्म यूज किया था ना पैथोजन, ठीक है, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, हेलमिंथिस हो गया, ठीक है, तो मनुष्य में रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग को संक्रामक रोग कहा जाता है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते रहते हैं, स्थानांतरित होते रहते हैं। इसके कुछ अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो टीबी, जिसको क्षय रोग भी कहते हैं, तपेदिक भी कहा जाता है, ट्यूबरक्यूलोसिस भी कहते हैं, तो ये एक अगर व्यक्ति को हो गया, ये होता है एक पैथोजन के कारण, एक बैक्टीरिया के कारण, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के कारण। ठीक है, आगे हम लिस्ट में देखेंगे। तो अगर किसी व्यक्ति के फेफड़े में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस प्रवेश कर गया है तो वह उस व्यक्ति में क्या करेगा, क्षय रोग को उत्पन्न कर देगा। वह व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा और वह बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलेंगे और यह बीमारी फैलती चली जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो फ्लू नाम का बीमारी होता है, जो कॉमन कोल्ड, सर्दी खांसी हो जाती है, मलेरिया, निमोनिया, एड्स, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये वैसे बीमारियों को एग्जाम्पल है जो जन्म से नहीं होते, जन्म के बाद उत्पन्न होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे रोग को हम लोग क्या कहेंगे, ये संक्रामक रोग है, यानी इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, तो यहाँ देखिए इस व्यक्ति के हाथ में बहुत सारा कीटाणु लगा हुआ है और ये स्वस्थ व्यक्ति के हाथ को टच करेगा तो ये कीटाणु यहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है ना फेफड़े से संबंधित बीमारी है, निमोनिया है या फिर ट्यूबरक्लोसिस है, वो व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो उसके फेफड़े में जो वायरस या बैक्टीरिया था वो क्या करेगा, हवा में मिक्स हो जाएगा और इस हवा को जो व्यक्ति सांस लेगा उसके शरीर में ये पैथोजन प्रवेश कर जाएंगे, उसको बीमार कर देंगे। ठीक है, ये कृमि है। ठीक है, इसी तरीके से प्रोटोजुआ, अमीबा से भी अमीबियासिस नाम का बीमारी हो जाता है, तो जो है प्लाज्मोडियम से मलेरिया नाम का बीमारी हो जाता है, कवक से भी दाद खाद खुजली जो भी है वो फंगस के कारण हो जाते हैं। ठीक है, वायरस से बहुत सारे बीमारी होते हैं, प्रियॉन्स भी बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो अगर पैथोजन के संक्रमण के कारण कोई बीमारी उत्पन्न हुई है तो उसको हम संक्रामक रोग कहेंगे या फिर इन्फेक्शियस डिजीज कहेंगे या फिर कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाता है, संक्रमण करता है। ठीक है, तो ये तो था संक्रामक रोग किसे कहेंगे। अगर आपसे पूछे कि असंक्रामक रोग किसको कहते हैं, तो असंक्रामक रोग वैसे रोग होते हैं, ठीक है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरित नहीं होते हैं। ठीक है, और सामान्यतः असंक्रामक रोग जो है ये पोषक तत्वों की कमी के कारण या हमारे शरीर में अगर कोई ग्रंथि है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उसके द्वारा जो है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स या एंजाइम का निर्माण नहीं किया जा रहा है, तब व्यक्ति अगर बीमार होता है तो उस तरीके के बीमारी को असंक्रामक रोग या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कहा जाता है। क्लियर है? जस्ट लाइक अगर हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति को जो है ना, किसी व्यक्ति को जो है अनीमिया हो गया है, ठीक है, तो अनीमिया जो बीमारी है वो क्या है, आयरन की कमी के कारण होता है। ठीक है, कि अगर हमने भोजन में आयरन कम लिया है और हमारे बॉडी में आयरन की कमी हो गई है तो डब्ल्यूबीसी का जो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का जो निर्माण है वो कम हो जाता है और जिसकी वजह से व्यक्ति में खून की कमी आ जाती है, अनीमिया। तो आप खुद ही इमेजिन करो कि अगर हमारे बॉडी में आयरन की कमी है और हमको जो है अनीमिया नाम का बीमारी है, तो क्या हमारे साथ रहने से, खाने से, पीने से, बात करने से दूसरे व्यक्ति को भी अनीमिया हो जाएगा?
ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो असंक्रामक रोग होते हैं ये पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कोई विटामिन ए के कारण उत्पन्न हुआ कोई रोग, कोई विटामिन बी की कमी के कारण हुआ, कोई विटामिन सी की कमी के कारण हुआ, हमारा ग्रंथि सही से काम नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो अग्नाशय ग्रंथि है वो सही से काम नहीं करे और इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है इसका स्रावन कम करे, तो व्यक्ति जो है मधुमेह यानी डायबिटीज नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाता है, ठीक है। शरीर में प्रोटीन जो है सही मात्रा में नहीं मिल रहा है तो बच्चा जो है क्वाशियर-कोर नाम की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हो ये जो स्थिति है, अगर कोई नवजात बच्चा है वो जन्म लिया है और उसकी मदर की डेथ हो गई है, ठीक है, और उसको हम क्या कर रहे हैं कि दूसरे जंतु के दूध पे पाल रहे हैं और उस दूध में प्रोटीन की लगातार कमी है, तो उस कमी के कारण बच्चा जो है ना कुछ इस तरीके का हो जाता है और इस स्थिति को हम लोग क्वासियोर कोर कहते हैं, ठीक है, क्वासियोर कोर कहते हैं। और अगर बच्चा जो है नवजात बच्चा है, बच्चा जन्म लिया है और उसके भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों की एक साथ में कमी आ रही है, तो वह मेरास्मस जैसे स्थिति को उत्पन्न करते हैं, रोग को उत्पन्न करते हैं और वह बच्चा कुछ इस तरीके से प्रदर्शित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एग्जाम्पल दिया गया है उसमें आप देख रहे हो कि कोई ना कोई पोषक तत्व के कमी के कारण, ठीक है, कोई ना कोई हार्मोन की कमी के कारण, इंसुलिन की कमी के कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है, या फिर एक कैंसर। आप याद रखना कैंसर जो बीमारी है ना वो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है और ये उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है, या फिर कोई वायरस है जिसके पास कैंसर वाला जीन है और वो जीन हमारी कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया तो हम जो है कैंसर से क्या हो जाते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। काफी अलग से हम जो है ना इस टॉपिक पे बात करेंगे, कैंसर को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कैंसर भी जो है ये कहीं ना कहीं वायरस से भी होता है, लेकिन ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये था कि वह बीमारी जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको हम संक्रामक रोग कहते हैं और जो नहीं फैलता है उसको हम असंक्रामक रोग कहते हैं। बात क्लियर है, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अब बात करेंगे क्योंकि बीमारियां तो बहुत होती है, ठीक है, लेकिन कुछ बीमारियों को एनसीईआरटी ने क्या किया थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने को कहा है, ठीक है। जस्ट लाइक एनसीईआरटी ने बोला है कि मानव में सामान्य होने वाली जो बीमारी है ना, जो नॉर्मली हर एक व्यक्ति जो है उससे ग्रसित हो जाता है, तो वो वैसे बीमारियों को थोड़ा सा डिटेल में बताया जाए विद्यार्थियों को। तो हमने क्वेश्चन बना लिया कि मानवों के कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के नाम लिखना है, ठीक है, यानी मानव में होने वाले कुछ वैसे बीमारी का नाम लिखना है जो संक्रामक हो, ठीक है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैले। तो आप लिख सकते हो टाइफाइड नाम का जो बीमारी है ये साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। निमोनिया नाम का बीमारी है, निमोनिया नाम का बीमारी है, ये जो है निमोकोकस नाम के बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। डिप्लोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, निमोनिया उत्पन्न करते हैं। कॉमन कोल्ड वायरस से होने वाला बीमारी है, जो रैबिस कुत्ता के काटने से होता है, तो वो ये वायरस से होने वाली बीमारी हम डिटेल में बात करेंगे। मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम के कारण होता है, अमीबा जो है अमीबा के कारण होगा, फाइलेरिया ब्यूचेरिया ब्रेंकोफ्टाई के कारण उत्पन्न होता है, कृमि जनित रोग है, और ये जो है कवक से होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये दो जो रोग दिया गया है ये जीवाणु से होने वाला, ये जो दो रोग दिया गया है विषाणु से होने वाला, यहाँ पर जो ये दो रोग जो दिया गया है ये प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी है। ये जो आप ये देख रहे हो फाइलेरिया, ये कृमि के कारण होने वाला बीमारी है, और जो दाद है वो कवक के कारण होने वाली क्या है, बीमारी है, ठीक है। तो ये जो बीमारी का लिस्ट है इसको हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो रोग हैं ये संक्रामक रोग हैं, ऐसे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए ठीक है। तो आगे की बातें जो है हम आगे के लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए आप लोग क्या कीजिए, एनसीईआरटी को रिवाइज कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कतें आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।